हम लोग साइंस क्लास 8 का सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का पार्ट 2 करेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा था सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और किस प्रकार हमारे वो मित्र होते हैं। अब उनके क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है वो डिस्कस करेंगे और भी बहुत सी सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हानिकारक सूक्ष्म जीव। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगकारक हम कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव चमड़े की वस्तुओं, कपड़ों एवं भोजन को संदूषित करते हैं। मनुष्यों में अब बारी बारी हम डिस्कस कर रहे थे, जंतुओं में किस प्रकार करते हैं, पौधों में किस प्रकार और मनुष्यों में किस प्रकार करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। रोगकारक होते हैं मनुष्यों के लिए। श्वास, भोजन, जल द्वारा मनुष्य शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जल, श्वास, भोजन तथा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं उन्हें संचरणीय रोग कहा जाता है। कुछ कीट और जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक जीवों के रोकभाग का कार्य करते हैं, जैसे मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू वायरस का वाहक है। मतलब वो एक शरीर से, वाहक का मतलब है ट्रांसपोर्टर, मतलब वो एक बीमार मरीज से अब आपको श्वास की जरूरत नहीं है, कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, भोजन एक साथ करने की जरूरत नहीं है। वो जो आपका मच्छर है वो क्या करेगा, एक बीमार आदमी को काटेगा, वहां से उन सूक्ष्म जीवों को लेगा, रोगकारक सूक्ष्म जीवों को लेगा और आपके शरीर के अंदर वो बीमारी को डाल देगा। इसी प्रकार जंतुओं के अंदर रोगकारक होते हैं ये सूक्ष्म जीव। केवल मनुष्यों में ही नहीं अपितु अन्य जंतु में भी रोग फैलाते हैं। एंथ्रेक्स, जिसका नाम आपने भली भांति सुना होगा, मनुष्य एवं जंतुओं में होने वाले भयानक रोग है। दांत और खुरमुही जिसे बोला जाता है, दांत, मुंह और खुर जो है, पैर जो है वो पूरी तरह से खराब होना शुरू हो जाते हैं। गाय के खुर और मुंह का रोग वायरस द्वारा ही होता है। वायरस आपके पास दिखा रखा है चित्र में। तीसरा, पौधों के अंदर सूक्ष्मजीवों से होने वाले रोग जो है कौन कौन से हैं, जैसे नींबू कैंकर है, जीवाणु द्वारा फैलता है। वायु के से में संचरण करता है। गेहूं की रस्ट है, काली काली गेहूं हो जाती, कवक है जो वायु से फैलती है। भिंडी की पीठ वायरस से फैलती है। और रोग संचरण जो होता है वो कीड़े करते हैं, जो हमने जिस तरीके से मच्छरों के बारे में पढ़ता है उसी प्रकार से यहाँ पर कीट जो है वो रोग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अब जो रोग आ रहे हैं चाहे वो किसी में भी हो, उनको हम वर्गीकरण कर सकते हैं दो प्रकार के रोगों में, संचरणीय एवं गैर संचरणीय। संचरणीय मतलब जो संक्रामक हो, जैसे आजकल हमारा कोरोना वायरस है, और गैर संचरणीय जिसको गैर संक्रामक कहते हैं। संचरणीय जो संक्रामक होते हैं वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जो संक्रमित व्यक्ति से असंक्रमित में फैलता है। दूसरी, भोजन के माध्यम से कीट, पानी, भोजन और शारीरिक संपर्क कर के माध्यम से ये रोग फैलता है, जैसे तपेदिक, हैजा, कोरोना वायरस आदि आदि। और गैर संचरणीय होते हैं जो गैर संक्रामक होते हैं। ये रोग छूने और सामान साझा करने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। जैसे कभी आपने सुना है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, नहीं नहीं इसके पास नहीं जाना, इसके सिर में दर्द है मुझे भी हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। जो हृदय आघात है, सिर दर्द है, ये गैर संचरणीय रोग होते हैं। तो रोग फैलते कैसे कैसे हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रोगों के फैलने के तरीके हैं हवा, पानी, भोजन और शारीरिक संपर्क के माध्यम से, जैसे चित्र में दिखाया गया है। एक दूसरे के नज़दीक है, 2 गज दूरी है जरूरी। हमारे को बहुत अच्छा मंत्र हमारे को दिया गया है ताकि हम लोग जो हैं वो कभी भी एक दूसरे से संक्रमित ना हो, ठीक है ना। तो हमें वो दूरी मेंटेन करनी है ताकि ये हमें जो है रोग एक दूसरे से ना फैले। कीट और जानवरों के माध्यम से, जैसे हमने पढ़ा वो जो आदमों के अंदर बीमारी थी, हम लोगों को जो मादा एनोफिलस फैलाती है, मलेरिया, डेंगू। दूषित भोजन के माध्यम से हमने ब्रेड के बारे में पढ़ा, या फूड पॉइजनिंग बड़े अच्छे तरीके से हम लोग नाम जानते हैं, जिसे हम खाद्य
विषाक्तन कहते हैं। सूक्ष्म जीवों से संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो जाता है। हमारे भोजन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं। वो भोजन अगर हम विषाक्त भोजन हम ले लेंगे, उसके सेवन से हमें भयंकर रूप से रोगी बन सकते हैं। अतः हमें ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि अब हमारा जो भोजन है वो संदूषण से बचा रहे। जो सूक्ष्म जीवी उत्पन्न होते हैं वो आपको सामने दर्शाए गए हैं। ध्यान से देखिए, जो भोजन में सूक्ष्म जीवी होते हैं वो इस प्रकार से हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, लेकिन ये उत्पन्न हो जाते हैं। अगला है हमारे पास कि हम लोग जो अभी हमने बात किया कि भोजन को हमारे को अपने को बचा करके रखना चाहिए। जो भी खाद्य पदार्थ है उसको किस तरीके से हम उसका परिरक्षण कर सकते हैं ताकि वो उसमें पॉइजनिंग ना हो। खाद्य विषाक्तन से बचाने के लिए खाद्य परिरक्षण जो है वो बहुत आवश्यक है। खाद्य परिरक्षण के कुछ उपाय हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए। सबसे पहला रासायनिक उपाय आ जाता है, या हम लोग डिस्कस करें तो आधे से ज़्यादा तो आप जानते हैं। आपकी दादी, मामी, नानी, माता जी अचार बनाते हैं घर में, जैम बनाते हैं घर में, या मुरब्बा बनाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, या फिर हम कई चीज़ों को फ्रिज में आप खुद भी रख देते हैं। किसी को दूध को गर्म करते हैं फटाफट करके। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता, तो सारे हमने पढ़ रखे। सिर्फ कुछ रासायनिक उपाय होते हैं जो शायद आपने ना किए हों, वैसे वो भी शायद आपने किए ही होंगे। जैसे हम घर में सिरके का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, प्याज को सिरके में डुबो करके रख देते हैं। उससे क्या होता है, ये सारा हमारा खाद्य परिरक्षण होता है। विषाक्तन से, खाद्य विषाक्तन से बचाने का एक तरीका होता है। चलिए डिस्कस करते हैं रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय में हम लोग क्या करते हैं, जैम क्यों नहीं सड़ता, ये सारी बातें हम लोग उसमें देखेंगे। नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने में किया जाता है। हम नमक और खाद्य तेल का उपयोग अचार बनाने में करते हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से नहीं होती। जैम में हम लोग सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो खराब ना हो। स्क्वैश बनाने के लिए हम इन्हीं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनको डाल देते हैं जैम और स्क्वैश जो है, जिससे खराब नहीं होते। हम लोग सिरके का इस्तेमाल करते हैं अचार के अंदर, ताकि इसको विनेगर कहा जाता है, ताकि हमारा जो अचार है वो खराब ना हो। अलग अलग तरीके, अचार को कई लोग नमक से भी बचा लेते हैं, कई लोग तेल डाल करके बचाते हैं। अब दूसरा तरीका जो है, हमने बोला कि हम सारे ही तरीके पढ़ेंगे। दूसरा तरीका जो है नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का प्रयोग हम लोग जैसे मछली, मांस के परिरक्षण के लिए भी किया जाता है। आपने जो देखा होगा, अचार जो हम खाते हैं उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा आता है। वो यही कारण है क्यों ज़्यादा डाला जाता है, ताकि जीवाणु की वृद्धि ना हो सके। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मछली एवं मांस को सूखे नमक से लपेट दिया जाता है या ढक दिया जाता है, ताकि वो खराब उसमें विषाणु ना पड़े। नमक का उपयोग आंवला, इमली एवं आम के परिरक्षण के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। नमक उसके अंदर उसको पनपने ही नहीं देगा। भंडारण एवं पैकिंग। भंडारण आपने देखा होगा कि जब भी हम अचार बना लेते हैं तो हम उसको मर्तबान में डाल करके रखते हैं, या एयर टाइट बोतल में कहें तो डाल करके रख देते हैं, ठीक है ना। तो आजकल मेवे और सब्जियां भी वायुरोधी, या फिर आप लोगों ने दूध तो देखा होगा, जो दूध आता है अमूल का या फिर रियल का जूस आता है, वो टेट्रा पैक के अंदर। तो उसका तात्पर्य यही होता है कि उसका जो पैकेजिंग है वो इस तरीके से की होती है ताकि जो आपके सूक्ष्म जीव है उसके अंदर एंटर ना कर। गर्म और ठंडा करना। हम सब दूध जो है उसको उबालते हैं, दरअसल दूध उबालने से सूक्ष्म जीवी नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, क्योंकि बहुत कम ताप में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो सकती। अगला तरीका जो था हमारे पास, हमने नमक वाला कर लिया है, ठीक है ना। और फिर हम करेंगे चीनी और तेल वाला, जिसमें हमने सिरका और विनेगर भी बोला। तेल और सिरके का प्रयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते।
सब्जियां, फल, मांस तथा मछली का परीक्षण भी इसके द्वारा ही किया जाता है। होता क्या है कि हम तेल इतना ज़्यादा डाल देते हैं कि तेल ऊपर तैरना शुरू हो जाता है। जब तेल ऊपर तैरेगा और आसपास से बोतल, कांच की बोतल में जब वो पड़ा होगा कोई भी आपका अचार वगैरह, तो बाहर से कहाँ से उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव है उनकी एंट्रेंस का एक ही रास्ता है, ऊपर से। तो ऊपर तेल होता है, तो तेल से होकर के तेल ऊपर तैर रहा होता है, तेल से होकर के वो, या आपके विनेगर से होकर के वो अंदर की तरफ को नहीं एंटर कर पाते, और आपकी जो मांस, सब्जियां, फल आदि जो है उनका परिरक्षण हो जाता है। चीनी इस प्रकार जो जैम, जेली और स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य में नमी में जो भी हमने सामान रखा है उसकी नमी जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे जीवाणु की वृद्धि में कमी आ जाती है। तो ये तरीके हमने पढ़ लिए, रासायनिक उपाय, नमक, तेल, सिरका, चीनी, गर्म और ठंडा करना, और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी भंडारण करना और पैकेजिंग करना, जिसमें लुईस पेस्चर जी ने बहुत अच्छा योगदान दिया था, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। लुईस पेस्चर जी के योगदान को, जिसको पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क बोला जाता है, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग जो अपना नाइट्रोजन साइकिल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल होती क्या है? हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों को लिए आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, पर्णरहित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिक में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एक कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो चलिए ये हम लोग इस चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। चित्र में दिखाया गया है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो चक्रण है वो किस प्रकार हो रहा है। हमारे पास नीचे से शुरू करिए। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के वह यौगिक पौधों द्वारा अवशोषण होता है, जंतुओं द्वारा पौधों का खाना बनता है, उत्सर्जन एवं जीवों के माध्यम से दोबारा वहीं पहुंच जाता है। जीवाणुओं द्वारा एक को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है, और जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन, ये चक्र आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें जो हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ये तो नाइट्रोजन साइकिल है, जो धरती में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हमने पेस्चराइजेशन की बात की थी दूध की। जो पेस्चीकृत दूध है को बिना उबाले हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी सूक्ष्मजीवी नहीं होता, तो सूक्ष्मजीवी से मुक्त होता है। जैसे हम लोग दूध की बात कर रहे थे, अमूल दूध की या किसी भी दूध की जो टेट्रा पैक में आता है। एक्चुअली इसको किया क्या होता है कि इस दूध को 70 डिग्री तक 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया होता है, और फिर एकाएक ठंडा कर दिया जाता है। मतलब उसको 70 डिग्री तक लेके जाएंगे, 30 सेकंड तक 70 डिग्री पे रखेंगे, एकदम से ठंडा कर देंगे और उसको पैकेजिंग कर देंगे। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती। इस प्रक्रिया की खोज जो थी लुईस पेस्चर जी ने की थी, और इस वजह से इसको पाश्चीकरण कहते हैं। लुईस पेस्चर जी एक महान साइंटिस्ट थे। तो ये हमने पेस्चराइजेशन भी पढ़ लिया। होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आगे चल के ये आपके बहुत काम आने वाला है। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, और आपने